आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आप जो मन लगाकर पढ़ लें वो आप भूल ही नहीं सकते। हम सभी ने स्वामी विवेकानंद की वो कहानी तो सुनी है कि वो अगर एक किताब उठाकर देख लेते थे एक बार सिर्फ, तो उन्हें वो हमेशा के लिए याद हो जाती थी और सिर्फ एक बार बड़ी तेज़ी से पढ़ने के साथ उसे छोड़ देते थे किताब को और उन्हें सारी चीज़ें याद होती थी। तो ये कैसे हो सकता है? उनका ऐसा क्या तरीका था? उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना डीप था कि वो ऐसा कर पाते थे? अगर हम थोड़ा सा भी अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाएँ तो शायद हम भी अभी जिस स्टेज पे हैं वहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। मैं विजेंद्र चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पृथ्वी पर लगभग 29% जो एरिया है उस पर है कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। ये हमारे महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं हमारे? बताइए मुझे कमेंट में कितने महाद्वीप है। और बाकी जगह जो है लगभग 71% उस पर है ओशियंस। ओके, पर इनकी पोजीशन जो है ना वो हमेशा चेंज होती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी सब एक साथ तो कभी सब दूर दूर। अब ये कैसे और क्यों, हाउ एंड वाई दे चेंज, तो ये प्रश्न उठता है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी होगी और इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। और अगर ये सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों व महासागरों को पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का हमारा विषय है, इस लेक्चर का। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर। पैंजिया और पैंथेलेसा, ये आपके सारे के सारे जो जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, इन्हें कहेंगे हम पैंजिया। और बाकी जो पूरे के पूरे ओशियंस जुड़े हुए कहेंगे। वैसे ओशियंस तो हमेशा जुड़े ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें अलग अलग नाम दिया है अपने कन्वीनियंस के लिए। और कौन सी ऐसी कंट्री है जिस सिर्फ एक ही कंट्री के नाम पे किसी ओशियन यानी कि महासागर का नाम है? बड़े खुश हो रहे होगे ना आप लोग सोच के। तो चलिए, ये है हमारा पैंजिया, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ, और ये है हमारा पैंथेलेसा, सारे ओशियंस एक साथ। अब ये कब था? कई करोड़ों साल पहले, लेकिन लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, 20 करोड़ साल पहले ये टूटना शुरू हुआ। ऊपरी भाग, द अपर पोर्शन became Laurasia and this bottom part of this continent became, it was called as Gondwana, not became, Triassic era में। कब? 200 मिलियन ईयर्स यानी कि 20 करोड़ साल पहले। और बाकी जो था ना, यहाँ था टेथिस सी। ओके, ये टेथिस सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर लगभग 165 मिलियन यानी कि 16.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? तब जो गोंडवाना लैंड है ना, नीचे वाला बॉटम पोर्शन, उसमें भी ब्रेकअप शुरू हुआ। अमेरिका, सदर्न अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, all of them were together called as Gondwana land. Then they started to break up and become individual continents or land masses, यानी कि ये महाद्वीप या फिर एक कई सारे अलग अलग द्वीप या सब कॉन्टिनेंट में बदल गए। ठीक है, तो ये टूटना शुरू हुआ लगभग 16.5 करोड़, 16.5 करोड़ वर्ष पहले। तो ठीक है, एक बार फिर से पीछे जाते हैं। इंडिया था यहाँ पर सबके साथ में गोंडवाना लैंड में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या अभी भी गोंडवाना नाम की कोई जगह हमारे भारत में कहलाती है? या आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या कोई जगह ऐसी है और वो कौन सी जगह है? तो इंडिया यहाँ से टूटना यानी कि मूवमेंट, उसका प्रवाह शुरू हुआ किस दिशा में? उत्तरी दिशा में, नॉर्दर्न साइड में, टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो इंडिया का ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि भारतीय प्लेट का प्रवाह। यहाँ से आते आते देखिए, श्रीलंका जब से हमारे साथ चिपका हुआ है, तो कई सारे मिलियन ईयर, 71 मिलियन अगो इट वॉज हेयर, देन 55 मिलियन ईयर्स अगो इट वॉज हेयर, सम 40 मिलियन अगो इट वॉज हेयर, और अराउंड 20 मिलियन ईयर्स अगो आके इसमें हुए इसकी टक्कर ज़ोरदार।
और जब होगी टक्कर तो क्या होगा, यहाँ पर उठेंगे लैंडमास जिसे हम कह देंगे माउंटेन्स। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स? द ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, पर साथ ही साथ इस इम्पैक्ट की वजह से हुआ बीच में रिफ्ट का निर्माण, और इस रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा एंड तापी रिवर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जब इसका मूवमेंट शुरू हुआ ना इंडिया का, भारतीय प्लेट मूव होते होते जब इधर रीयूनियन आइलैंड्स के आसपास, थोड़ा सा इस तरफ देखिए, रीयूनियन आइलैंड्स है यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड्स जो है वो है वॉल्केनिक आर्क। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे वॉल्केनो वाले लेक्चर में था, वॉल्केनिक आर्क का मतलब हुआ जो ज्वालामुखी पर्वत की एक श्रृंखला बन जाती है और उससे वो आइलैंड यानी कि द्वीप बन जाते हैं। तो वॉल्केनिक आर्क के ऊपर से जब गुजरा तो बहुत सारा बेसाल्टिक लावा बाहर आया, और ये इतने करोड़ों सालों तक धीरे धीरे भारतीय प्लेट मूव ऊपर होती रही। बेसाल्टिक लावा निकलता रहा, कई बार उसका विस्फोट हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और वो लावा क्योंकि बहुत ही फ्लूइड यानी तरल होता है तो वो फैलता गया। फैलते फैलते क्या हुआ, देखिए ऐसे एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, ऐसे लेयर पे लेयर जमती गई, और एक मोटी डेक्कन ट्रैप की परत बेसाल्टिक लावा की भारत के इस डेक्कन यानी कि दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात, सदर्न एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, इस एरिया में हो गई। फिर यहाँ पर इसी वजह से पूरी बेसाल्टिक चट्टानों की जो बेस बना उसकी वजह से बनी रेगुर यानी कि ब्लैक सॉइल, वेरी गुड फॉर कॉटन। ओके, रेगुर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इसमें सेल्फ इरिगेशन फैसिलिटी है। सेल्फ इरिगेशन आप समझते हैं क्या होता है? जब हम सॉइल्स पढ़ेंगे ना तब इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी भारतीय प्लेट को हमने ऊपर पहुंचा दिया, टकरा दिया, हिमालय बना दिया, रिफ्ट वैली बना दी। चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। ओके, तो अब हमारे सामने आते 3 सिद्धांत, 3 थियोरीज। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय प्रवाह। सेकेंड वन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल लॉजिक से हम लोग आगे जाएंगे ना तो आपको अच्छे से सब याद रहेगा। बस आपको जो मैंने पहले सबसे शुरुआत में कहा, सिर्फ अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हम भी देखते हैं कि कैसे ये सब हमें याद नहीं रहता। थर्ड वन इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कह दूंगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी MPRC, चलिए CDT ही कह लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं सारे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी महाद्वीप जितने भी है ना टुगेदर जो थे साथ में पेंजियम में, वो सब प्रवाह उनका हो रहा है, अलग अलग टूट रहे हैं, जा रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड दिस। ये जो थियोरी है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ही बताया था कि महाद्वीपीय प्रवाह है। उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी दी, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। ठीक है, तो ये क्या ऑब्जर्वेशंस थे देखते हैं। CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहला जो ऑब्जर्वेशन था ना उनका वो था मैचिंग कोस्ट लाइन लाइक अ जिगसॉ फिट। तो महाद्वीपों में साम्य तटरेखा, ये तटरेखा को जब आप मिलाएंगे बिल्कुल परफेक्ट फिट बन रहा है। ये हमारा अफ्रीका, ये है सदर्न अमेरिका, ये है नॉर्दर्न अमेरिका, इस तरफ आ जाएगा हमारा एशिया और नीचे आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अटलांटिक महासागर, खासकर इन दोनों के बीच में, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा की आकृति है, इसको ध्यान से देखेंगे, इनफैक्ट ध्यान से भी नहीं है, जस्ट आप नज़र भी मारेंगे ना तो भी इसके दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति यानी कि सिमेट्री आपको दिखाई देगी। और इस सिमेट्री के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के साथ एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। ओके, so because of this similarity, many scientists thought that there was a possibility of these two Americas, Europe and Africa, to be joined together once upon a time. Okay, तो ये था पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ये सब शुरुआत की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्रवाह सिद्धांत को 1912 में इसे
उन्होंने प्रस्तावित किया इस सिद्धांत को। अब इसकी आधारभूत जो संकल्पना थी, जो बेसिक फाउंडेशनल उनकी जो इमेजिनेशन थी, वो ये थी कि ये सारे महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे और आज के सभी के महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और एक बड़े महासागर से घिरे हुए थे। जो हमने पहले अभी देखा ना, पैंजिया और पैंथेलेसर, वो इन्होंने ही दिया है। और 20 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 20 करोड़ वर्ष पहले ये महाद्वीपों का विभाजन शुरू हुआ। ओके, तो सेकंड जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यानी कि रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। तो अभी जो लेटेस्ट हमारे पास रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक है, उससे पता लगाया गया कि महासागरों के पार, आर पार, ये अटलांटिक ओशियन के आर पार जो चट्टानें हैं, उनका निर्माण और उसका समय लगभग 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह है ये, जिसकी एक पट्टी ब्राज़ील तट पे और पश्चिमी अफ्रीका तट पे मिलती है। तो कहीं कुछ ब्राज़ील में मिलती है, कुछ वेस्टर्न अफ्रीका में मिलती है सिमिलर। वैसे ही इससे ये पता चलता है हमें, ये कब के जुरासिक एज के, इससे हमें पता चलता है कि पहले महासागर की वहाँ उपस्थिति नहीं थी। इसका मतलब क्या था, ये दोनों जुड़े हुए थे। उसी तरह से नॉर्दर्न अमेरिका, ग्रीनलैंड और वेस्टर्न यूरोप, इन दोनों के बीच में भी जो अटलांटिक सागर नहीं था, मतलब ये जुड़े हुए थे। सिमिलर उन लोगों की चट्टानों की जो आयु है वो एक जैसी है। और ये कैसे हमें पता पड़ा, रेडियोमेट्री डेटिंग टेक्निक से। ये था उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन, किसका, अल्फ्रेड वेगनर का, इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगला जो ऑब्जर्वेशन था, थर्ड ऑब्जर्वेशन, वो है टिलाइट, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस, ग्लेशियल एविडेंसेस इन ट्रॉपिकल लैंड्स, यानी कि अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। अब भारत में जो पाए जाने वाला गोंडवाना क्षेत्र है ना, जिसकी अभी मैं जस्ट बात कर रहा था, उसकी तलछटी में, यानी कि उसकी बॉटम में प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। यानी जो ग्लेशियल एविडेंसेस है ना, ग्लेशियर एविडेंस का मतलब क्या हुआ, हिमानी निक्षेपण का मतलब क्या हुआ, बताइए। तो जो बहुत ज़्यादा समय तक अगर हिम आवरण या हिम आच्छादन ऐसी सिचुएशन में जब रहते हैं, कोई भी लैंडमास, जब बहुत समय तक उसके ऊपर स्नोफॉल हो या फिर स्नो परमानेंट आइस जमी हो, तो उसकी तलछटी में ये वहाँ की जो लैंडमास होता है, वहाँ का जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ की जो रिफ्ट वैलीज होती हैं, वहाँ की तलछटी में ये इसके कुछ एविडेंसेस, यानी कि प्रमाण रह जाते हैं। ग्लेशियल एविडेंसेस, हिमानी निक्षेपण के प्रमाण रह जाते हैं। और ये प्रमाण हमें इंगित करते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है हमारा, ये कभी ना कभी ऐसी जगह पे था जहाँ पर परमानेंट आइस थी। और परमानेंट आइस आज हम कहाँ देखते हैं, वो है अंटार्कटिका में, करेक्ट। तो ये इसमें साथ में जुड़े हुए थे। फिर भारत का मूवमेंट ऊपर ट्रॉपिक्स की तरफ हुआ, इसलिए इसमें कहा गया है कि ट्रॉपिकल लैंड, मतलब कि भारत जैसी जिसका लैटीट्यूड है, वहाँ पर भी ग्लेशियल एविडेंसेस, हिमानी निक्षेप के जो प्रमाण है, वो अभी भी अवेलेबल है। तो ये शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, टिलाइट। टिलाइट शब्द कभी कभी सीधे सीधे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या मेंस में। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, मैंने लैटीट्यूड की बात की। लैटीट्यूड अगर आप अच्छे से समझ गए ना, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था, तो आप सारे क्लाइमेट को भी चुटकियों में उसे डिकोड कर लेंगे एक तरह से, कि किस, अगर आपको किसी कंट्री का मैंने लैटीट्यूड बता दिया और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, तो आप वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का वेदर मुझे ईजिली बता पाएंगे। तो अगला जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन था उनका, अल्फ्रेड वेगनर का, वो था प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर निक्षेप, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट बट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक्स विच आर इन ब्राज़ील। तो यहाँ कहीं हमारा घाना, और यहाँ पे है बहुत सारे गोल्ड के डिपॉजिट्स, लेकिन इसकी कहीं भी आसपास जो सोर्स, यानी कि स्रोत होना चाहिए, वो कहीं मिलता ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सोने के निक्षेप तो है, बट उपस्थिति और उद्गम जो जिस चट्टानों से होता है, जिन्हें बोलते गोल्ड बेरिंग वेन्स, सोना युक्त शिराएं, वो है नहीं। और वो कहाँ पर है, वो पाई जाती है ब्राज़ील में। वाह, इतना दूर अटलांटिक सागर में, सागर के आर पार,
तो ये कैसे हो सकता है? जब ये दोनों जुड़े होंगे तभी हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। चौथा ऑब्जर्वेशन था ये, ध्यान रखिएगा, प्लेसर डिपॉजिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का वितरण। ओके, तो अगर समुद्र अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो कैसे ये आप प्रूव कर सकते हैं? बताइए। बीच में अगर बहुत बड़ा ओशियन है तो कैसे दोनों जगह पौधे और जंतु एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी कि लेमूर्स हैं, दे अकर इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, और ये लैंडमास अगर जुड़े होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसे मेसोसॉरस जैसे स्मॉल रेप्टाइल थे जिनके स्केलेटन दो लोकेलिटीज़ में पाए गए, सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील। तो ये साउथ अफ्रीका यानी कि एकदम सदर्न टिप, और ब्राज़ील जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर सिमिलर स्केलेटन पाए गए हैं किसी मेसोसॉरस के। ये कैसे? मेसोसॉरस जो था वो छोटे से रेंगने वाला जीव था जो कि सिर्फ उथले खारे पानी में रह सकता था, तो डीप ब्लू ओशन में तो इसका पॉसिबिलिटी है नहीं। और ये दोनों जो स्थान है जहाँ पर इनके स्केलेटन यानी कि जीवाश्म पाए गए हैं वो एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर, और इनके बीच में है अटलांटिक ओशियन। तो ये तभी हो सकता है जब ये सब एक साथ। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इस थ्योरी सीडीटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो ये नहीं बता पाए कि कैसे ये, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। अगर सारे के सारे जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं या महाद्वीप हैं वो जुड़े हुए थे कुछ इस तरह से, तो ये आखिर अलग अलग दिशा में जाना, इनका प्रवाह आखिर शुरू हुआ ही क्यों? कुछ इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए वो ठीक से नहीं समझा पाए, या उसके पीछे कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स नहीं दे पाए। उनका कहना था कि ग्रेविटेशन है सन और मून का जो है, जिसे ज्वेरी बल भी कहते हैं, टाइडल फोर्स, या फिर पोलर फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लीइंग बल। तो ये कुछ प्रवाह संबंधी उन्होंने बल बताए थे जिस पे लोगों को ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी ये चीज़ कि ये कैसे हो सकता है। अब देखिए, ध्रुवीय फ्लीइंग बल यानी कि पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या है? वो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन की वजह से है। उसकी वजह से उन्होंने कहा क्योंकि पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे रोटेट होती है, तो उसकी वजह से कॉन्टिनेंट भी अपने इधर उधर जैसे बह के चले गए हों, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हजम नहीं हुई बात। और दूसरा ये कहा था वेगनर महोदय ने कि ये ज्वारीय बल है जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार यानी कि टाइड्स पैदा होते हैं। तो वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वदा अपर्याप्त समझा। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स कंसिडर दीज फोर्सेज टू बी टोटली इनएडिक्वेट, बट वैगनर बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। तो उन्होंने बोला कि वैगनर साहब आपने बात तो सही की शुरुआत में कि पहले एक साथ थे फिर अलग अलग हो गए, इतने सारे ऑब्जर्वेशन भी आपके बिल्कुल सही हैं, बट थोड़ा सा उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स नहीं बता पाए। तो ठीक है, आपकी आधी बात ही हम मानते हैं। ओके, तो आज का मेरा प्रश्न है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की उत्पत्ति पर इसमें से किस फिनोमेना का इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट रहा है एक तरह से। यूपीएससी का क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल्स, नन या बोथ। अब इसको आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट देते हो आप लोग, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए हमसे। और जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोगों को प्रश्नों को भी साथ में लेते हुए चलना है, उसके लिए अलग से लेक्चर्स भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट आपसे बात कहनी थी मुझे कि आपको बनाना है अपना एम है अचीवेबल आइडियाज़ फॉर मी। अपना अपना एम बनाइए, फिर वील हिट द बुल्स आई टुगेदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।